नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों, और 4 अप्रैल को आपका एग्जाम होने जा रहा है। इस समय बिल्कुल आप लोगों को कमजोरी नहीं बरतना है, और आप सभी जानते ही हैं कि आपके पेपर में कुल 200 क्वेश्चन आने हैं और उसके 200 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के ही हैं, 60 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 60 क्वेश्चन आपके जीएस से हैं। दोस्तों जीएस की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री आपका बढ़िया रोल अदा करेगी, और जहाँ तक संभावना है कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए हिस्ट्री पर आपको बढ़िया अपनी मजबूत पकड़ बना लेनी है, और आपके लिए एक टिप्स दे देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री आप कितना पढ़ लीजिए, और अगर आप सिर्फ आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिए, सिर्फ आधुनिक इतिहास कोई पढ़ ले और कोई सा इतिहास पढ़ ले, उसके लिए लगभग दोस्तों जो आधुनिक इतिहास ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा उसके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके आधुनिक इतिहास से ही पूछ रहे हैं। प्राचीन और मध्यकालीन बहुत नाम मात्र का पूछा जा रहा है, इसलिए आपके इस महासंग्राम बैच में मैं आधुनिक इतिहास से ही स्टार्ट करने चल रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ो वही जो पेपर में आए। आपको उतना ही लेवल का पढ़ा जाएगा जो आपके पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा डीप हमको नहीं जाना है। दोस्तों आपको सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा कि अगर फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, अगर फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास का प्रथम चैप्टर हो जाता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। दोस्तों ये मुगल सम्राट ही हैं, इन्हें उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, ये बहुत ही अच्छा उसमें चल रहा था। बाबर के बाद उसको दोस्तों अकबर ने हुमायूं ने संभाला। हुमायूं ने भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया, थोड़ी समय के लिए बाहर रहा लेकिन फिर हुमायूं ने आकर संभाल लिया। फिर उसके बाद अकबर महान सम्राट कहा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से संभाला। अकबर के बाद जो जहांगीर साहब आए, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने साम्राज्य को चलाया। जहांगीर के बाद जो शाहजहां साहब आए, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको चलाया। लेकिन शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आए, शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आए, तो औरंगजेब के अंतिम समय में मुगल साम्राज्य का थोड़ा थोड़ा पतन शुरू हो गया था। आप जानते हैं कि औरंगजेब 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर थे। तो इनके समय में, इनके अंतिम समय में थोड़ा थोड़ा मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, और इनके जाने के बाद जैसे ही और आपके साम्राज्य आते हैं, और भी सम्राट आते हैं, जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इनके समय आते आते मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से पतन हो गया। इसलिए इन सम्राटों को उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहा जाता है। बात करें दोस्तों औरंगजेब की, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी जो 4 संतानों थी, उनके बीच में दोस्तों आपकी घोर युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए, और बाद में दोस्तों बहादुर शाह जो प्रथम थे, इनकी विजय हो जाती है। और बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो इनके उत्तराधिकार युद्ध में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में इनका आपके बढ़िया मदद किया था, और ये उत्तराधिकार युद्ध को जीत भी लिया था, और आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गए थे। बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की, तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मुअज्जम था, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था, तो आपके मुअज्जम था। इसके बाद देखेंगे कि बहादुर शाह जो थे, इनको शाह ए बेखबर भी कहा जाता था, शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात कि इनका मूल नाम आपकी मुअज्जम था, और इनको शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को भी याद रखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। इसके बाद बात करें दोस्तों मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, जैसे सैयद बंधु मतलब 2 बंधु थे, सैयद 2 बंधु थे, एक हुसैन अली खान, एक आपके अब्दुल खां। ठीक है, एक अब्दुल खां, एक हुसैन अली खां। इनको शासक निर्माता के रूप में आपके क्या होता है, आपके किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपके उत्तरकालीन मुगल जो सम्राट था, इसमें जो सैयद बंधु थे, जैसे हुसैन अली खां और आपके अब्दुल्ला खां, इनको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। और बात करते हैं सैयद बंधुओं की बात करते हैं तो जो हैदर बैग नाम के तुरानी बेग थे, हैदर बेग नाम के दोस्तों एक तुरानी सैनिक था, इसने सन 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी, सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। इतनी बात नोट करके चलेंगे। किसने? हैदर बेग ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। जो आपके फर्रुख सियर साहब थे, इनको आपके आपके मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जो परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लेता है। ऐसे ही मैंने आपको वन लाइनर में चीज़ें बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, चीज़ें उतना ही बता रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बात ध्यान रखेंगे कि जो जहांदार शाह थे, इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इनको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो जहांदार शाह यहाँ पर लिख दिया है, जहांदार शाह यहाँ पर लिखना चाहिए। जो जहांदार शाह साहब थे, इन्होंने अपने शासनकाल में एक लाल कुमारी नाम की वेश्या थी, लाल कुमारी नाम की दोस्तों एक वेश्या थी, इनको इन्होंने अपने पूरा काम काज सौंप दिया था, और इनको दोस्तों हस्तक्षेप करने का भी अधिकार दे दिया था। इसलिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल काल के किस सम्राट के समय में लाल कुमारी वेश्या का प्रभुत्व रहा, तो कहेंगे कि लाल कुमारी वेश्या का प्रभुत्व आपके जहांदार शाह के समय में रहा।
आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। दोस्तों इनको रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो सुंदर युवतियां होती हैं उनके प्रति इनका विशेष आकर्षण था, इसलिए इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको? मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह की बात करते हैं दोस्तों तो एक संगीतकार के रूप में इन्होंने अपने आपके अनेकों आपके ख्यालों की रचना आपके रंगीला बादशाह ने की है। किसने? मोहम्मद शाह ने की है। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ईरान के सम्राट जो नादिर शाह साहब हैं इन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मोहम्मद शाह का शासनकाल चल ही रहा था इस समय ईरान के सम्राट थे कौन? आपके नादिर शाह। इन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। और बात करते हैं नादिर शाह को तो इन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर कुछ ने पूछ लिया कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो ईरान का नेपोलियन आपके नादिर शाह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। लेकिन दोस्तों जब 1739 में आपके इन्होंने आक्रमण किया तो ये आपके भारत को पूरी तरीके से लूट कर चले गए और लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि और जो दोस्तों आपके तख्ते ताउस था, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहते थे, तख्ते ताउस, उसके साथ साथ जो आपके कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, इसको लेकर आपके नादिर शाह चला गया। तो कितनी चीज़ ले गए? 70 करोड़ रुपए की लगभग राशि, तख्ते ताउस जिसे आपके जो पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर हीरा जो था दोस्तों, कोहिनूर हीरा, इनको लेकर यहाँ से चला गया था। तो एक लंबी लूट करके गया था। इसके बाद बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। किसके समय में? तो मोहम्मद शाह के समय में। आगे बढ़ते हैं, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? आपके मोहम्मद शाह रंगीला ही था, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था इसके ही समय में आपके नादिर शाह लेकर इसको चला गया। इसलिए अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कहेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक बात आपको भी बताना है कि जो शाह आलम द्वितीय थे, कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो इनके शासनकाल में ही सन 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि आपके पूरी तरीके से आपके पूरे भारत पर आपके मुगलों का आपके प्रभुत्व था, लेकिन 1803 ईस्वी में आपके मुगलों के ऊपर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने और नाम मात्र के सिर्फ सुल्तान रह गए आपके मुगल और पूरी तरीके से कब्जा कर लिया आपके अंग्रेजों ने। तो कब किया? तो 1803 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल सम्राट के किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो कहेंगे कि शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10वां इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में कि आपका समय व्यर्थ ना हो इसलिए हमने सारी पीडीएफ आपके बनाकर ले आए हैं। और अगर आप इस पीडीएफ फाइल की अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर इसको आप ले सकते हैं पीडीएफ फाइल। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जहाँ की हिस्ट्री की क्लास तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, बट अगर आप हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपने प्रश्नोत्तरी में देखना चाहते हैं कि कैसी हमारी तैयारी है, तो 100 प्रश्नोत्तरी आपकी तैयार कर दी गई है जो परीक्षा के बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसकी प्राइस मात्र 25 रुपये रखी गई है। तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको बता दे रहा हूँ कि 9580482638, ये हमारा नंबर है। इस पर बात करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये में आपको इतिहास की मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी जो आपके पेपर में पूछी ही जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएंगे और अपनी तैयारी भी आपके यहाँ पर जांच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात आप समझ गए कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह जो अब्दाली थे, कौन थे आपके? अहमद शाह अब्दाली थे और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। 1761 ईस्वी की बात है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाएगा। तो 1526 ईस्वी में आपके बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य और बाबर इसमें विजयी हुआ था। याद है आपको? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ। पानीपत का मैदान दोस्तों आपके दिल्ली में है, आप लोगों को पता होगा, आपके हरियाणा में या फिर दिल्ली में है, उसी स्थान पर है लगभग। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें दोस्तों आपका हेमू विजयी हुआ। हेमू नहीं, इसमें आपके अकबर विजयी हुए, क्योंकि अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अकबर वर्सेज हेमू के बीच में युद्ध लड़ा गया था, इसमें अकबर विजयी हुए थे। तो और पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया आपके अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में, लेकिन इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। कौन हुआ? अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए। तो पहले में बाबर विजयी हुए, दूसरे में अकबर विजयी हुए और तीसरे में अब अहमद शाह अब्दाली विजयी हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जिससे आप समझते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, वैसे ही आपके अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। इसका वास्तविक नाम अहमद खां था। क्या था आपके? अहमद खां था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहादुर शाह जफर
अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? आपके बहादुर शाह जफर साहब थे, क्योंकि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, तो आपके सभी लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता नियुक्त कर दिया था। और इसके बाद जब 1857 ईस्वी के विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया था, तो बहादुर शाह जफर को आपके बर्मा में ही, आपके रंगून में भेज दिया गया था, और रंगून में ही जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपके 1857 के बाद पूरी तरीके से आपके मुगल साम्राज्य क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो बहादुर शाह जफर साहब थे, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने सन 1526 ईस्वी में की थी। और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जो 1500 आपके कब तक आपके 1500 करें 1857 ईस्वी तक रहे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कितने वर्षों तक? लगभग आपके 325 वर्षों तक, लगभग 325 वर्षों तक आपका यह आपके शासन चला। काफ़ी लंबा था, 330 वर्षों तक लगभग आपका शासन चला था। तो इतना लंबा आपके मुगल साम्राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल जो है दोस्तों, लाल किला में स्थित है हीरा महल। आप लोगों ने सुना ही होगा, और आप लोग दिल्ली गए होंगे तो जानते भी होंगे। लाल किला किसने बनाया था? तो लाल किला बनाया था आपके शाहजहां ने न सिर्फ लाल किला, ताजमहल और आम दीवाने खास वगैरह वगैरह बनाए थे। और बात करते शाहजहां ने ही जो तख्ते ताउस अभी पीछे मैंने बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम में बैठा था और उसको नादिर शाह लेकर चला गया था, शाहजहां ने तख्ते ताउस का भी निर्माण कराया था। और शाहजहां के शासनकाल को आपके मुगल साम्राज्य का आपकी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपके लाल किला है, आपके ताजमहल वगैरह सिर्फ स्थापत्य कला के उदाहरण है, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बात कर रहा है कि जो लाल किला में स्थित है हीरा महल, इसका निर्माण किसने करा था? तो इसका निर्माण आपके बहादुर शाह जफर ने करवाया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। और आज कुल 14 टॉपिक आपके बीच में लेकर आया था, और 14 टॉपिक के बीच में मैंने आपको कई सारे बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए, और उनको भी आपको नोट करके चलना है। जब आप लेकर बैठेंगे नोटबुक, तो जो अतिरिक्त चीज़ें आपको लिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसको भी नोट करते चलेंगे, और तभी आपकी इतिहास बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों, आपके इसकी क्लास लगातार आपको आती रहेगी, और इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और इसकी क्लास कब रहेगी? तो इसकी क्लास दोस्तों रहने वाली है आपके प्रत्येक सुबह आपके 11 बजे। प्रत्येक सुबह 11 बजे मैं इसकी क्लास कर दे रहा हूँ, और इसकी क्लास आप लगातार देखा करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही दरबार में रहते थे। जो मशहूर शायर है मिर्जा गालिब, आपने इनके कई सारे शेर सुने होंगे कि हाथों की लकीरों पे मज्जा ए गालिब, हाथों की लकीरों पे मज्जा ए गालिब, और किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। मशहूर शायर है मिर्जा गालिब साहब। ये मिर्जा गालिब साहब कहाँ रहते थे? तो बहादुर शाह जफर के ही समय में रहते थे। बहादुर शाह जो जफर साहब थे, इनके ही दरबार में रहते थे। इसके बाद याद करना है जो हयात बख्श बाग है, इनका भी नाम हम लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हयात बख्श बाग है, यह लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। कई बार पूछ लिया गया है कि हयात बख्श बाग कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, कुछ भी दे दे तो आप कहेंगे कि वहाँ पर दिल्ली में स्थित है। एक बात दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट था, इसके समय में बहुत सारे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उसमें कौन कौन से थे ये थोड़ा सा पता कर लीजिए, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक किसने उसको आपके स्वतंत्र कराया? बात करते हैं दोस्तों अवध की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं अवध की। अवध आप जानते हैं, और इसमें शहादत खां लिख दिया गया है, इसको शहादत खां होना चाहिए, इसको सुधार लीजिए, शहादत खां। जो शहादत खां साहब थे, इन्होंने अवध को आपके मुगलों से स्वतंत्र कराया था, ये बात याद रखिएगा। और शहादत खां की बात करते हैं दोस्तों, शहादत खां, इसको याद रखिएगा, ये गलत है। शहादत खां कभी कभी आपके मिस प्रिंटिंग भी कर देते हैं, तो उसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि शहादत खां साहब हैं। और शहादत खां को ही जो मैंने बताया कि मुगल सम्राट थे आपके, कौन था? आपके मोहम्मद शाह रंगीला, हमने कहा था ना, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद साहब रंगीला ने आपके शहादत खां को आपके किसकी उपाधि दी थी? आपके बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। इस बात को भी याद करके चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद को स्वतंत्र किसने कराया? आपके निजाम उल मुल्क ने। आपके निजाम उल मुल्क की बात करते हैं तो ये आपके जो चिनकिलीज खां थे, चिनकिलीज खां, इन्होंने ही आपके निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। तो इनका वास्तविक नाम था चिनकिलीज खां, इन्होंने उपाधि धारण की थी निजाम उल मुल्क की। और हैदराबाद को इन्होंने 1725 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही स्वतंत्र करा लिया था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जो रुहेलखंड था, रुहेलखंड
रुहेलखंड आप जानते हैं रुहेलखंड, इसको आपके वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने आपके स्वतंत्र करा लिया था। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने क्या किया था, स्वतंत्र करा लिया था। बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है रुहेलखंड वाला, बट अवध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सादत खां हैदराबाद इंपॉर्टेंट है कि निजाम, इसको सही कर लीजिएगा। सादत खां हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, निजाम उल मुल्क बंगाल इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल, इसको मुर्शीद कुली खान, किसने, मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र कराया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कर्नाटक की बात करते हैं तो सादुतुल्ला खान ने इसको स्वतंत्र कराया था, और भरतपुर को चूड़ामन जाट एवं मदन सिंह ने आपके स्वतंत्र कराया था। तो सभी याद कर लीजिएगा, मात्र केवल 6 है कि अवध को सादत खान ने स्वतंत्र कराया, सही कर लीजिएगा। हैदराबाद को निजाम उल मुल्क चिनकलीस खान ने स्वतंत्र कराया, रुहेलखंड को वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने स्वतंत्र कराया, बंगाल को मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र कराया, कर्नाटक को सादुतुल्ला खान ने स्वतंत्र कराया, और भरतपुर को चूड़ामन जाट एवं मदन सिंह ने स्वतंत्र कराया। तो इतनी बातें आपके लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और दोस्तों इसकी अगर पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और हमारे दोस्तों ट्विटर की लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है कुछ भी आगे चलकर, तो कोई जो आपके प्रोटेस्ट वगैरह होता है यही ट्विटर के अभियान से होता है, तो ट्विटर को फॉलो कर लेंगे तो आपको सही रहेगा। और फेसबुक को भी जुड़ सकते हैं। बात करते हैं तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638, इस पर हमसे आप सलाह भी ले सकते हैं। और जो हमने आपको बताया कि RS25 का आपका एक हमने कोर्स लॉन्च किया, बहुत मिनिमम सी कोर्स रखी गई है, इसकी फी रखी गई है, और इसमें 100+ प्रश्नोत्तरी आपके कराई जा रही है, जिसमें आपको दी जाएगी 100% प्रश्नोत्तरी की आपकी पीडीएफ आपको दी जाएगी मात्र 25 रुपये। क्या होता है 25 रुपये आप जानते ही हैं, कुछ नहीं होता है। तो 100+ प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सबकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इसको पढ़कर जाएंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, और आप एक लेवल भी समझ के आएंगे कि आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो यहाँ पर आपका पहला वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको पीडीएफ फाइल के इंपॉर्टेंट से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करके चल रहा हूँ, बहुत जल्दी आपका सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। 4 अप्रैल के पहले पूरा आधुनिक इतिहास में कंप्लीट कर दूंगा, और समय रहेगा तो कुछ आपके एंशिएंट और मेडाइवल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ा दूंगा। और चलिए दोस्तों इस वीडियो की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। अगर कोई भी मित्र आपका फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर एसआई वगैरह किसी भी तैयारी करे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।